हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कुछ न्यूट्रिएंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ही हमने लिया था और विटामिन अपना कवर कर चुके थे। आज की क्लास में विटामिन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को देखेंगे कुछ, है ना, एंड उसके बाद कुछ डिजीजेस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करना इन द सेंस कि कुछ करंट अफेयर से रिलेट करके उसकी जानकारी को हासिल करेंगे। जैसे कि हमने बात की है हमारे सिलेबस की, तो जो हमारे सिलेबस में दो डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर की गई है ना। क्या कौन कौन सी? एक एचआईवी को देखेंगे और दूसरा कैंसर को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या कहता है हमारा? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा 1:2:1 ये होगा। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीजों को इस रेशियो में लिया जाए तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। आप कहते हैं क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया, कि कैसे इन्होंने डिवीजन कर दिया, कैसे बांट दिया इनको, ठीक है, कैसे बांटा? तो उसके लिए इन्होंने फर्स्ट बनाया मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट क्या बनाया? मोनोसैकेराइड्स। सेकंड बनाया डाइसैकेराइड और थर्ड बनाया पॉलीसैकेराइड। हिंदी में मोनोसैकेराइड की हिंदी भाई मोनोसैकेराइड ही होती है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड द्विशर्करा कह सकते हैं, लेकिन आप लोग डाइसैकेराइड्स ही पढ़िए, ठीक है। कई बारी एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ आता है, कभी भी द्विशर्करा, एक शर्करा, है ना, ऐसे मोनोशर्करा ऐसे नहीं लिखते हैं। हमेशा देवनागरी लिपि में ही चीजें आती हैं साइंस में ज्यादातर। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, और एक यहां मिस है, मैं वैसे ही बता देती हूं, गैलेक्टोज। इन तीनों शुगर से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि फ्रक्टोज कैसी शर्करा है? ऑप्शन है मोनो, डाई, पॉली, इनमें से कोई नहीं। आप बताओगे कि मैम मोनोसैकेराइड्स है। सेम क्वेश्चन ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में से कुछ भी आ जाए कि किस टाइप की शर्करा है, किस टाइप का सैकेराइड है, तो आप बता सकते हैं आंसर हमारा किस टाइप का है, ये मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कहां कहां मिलती है ये, है ना। तो फ्रक्टोज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अच्छा बनता है इस चीज का, कि भाई इसका जो है सोर्स बताइए कि कहां मिलेगी। तो अब फ्रूट शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्रूट्स में भी मिलती है, जैसे चुकंदर होता है ना, तो चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, है ना। तो यहां से फ्रक्टोज बता सकते हैं। एंड सबसे अच्छा जो इसका क्वेश्चन बनता है वो शहद, हनी से बनता है, ठीक है, यानी कि हनी में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है, तो आप यहां से बता सकते हैं। दूसरा है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में हम लोगों ने सुक्रोज लिया है, माल्टोज लिया है और लैक्टोज लिया है। क्या क्या लिए हैं? तीन। फर्स्ट सुक्रोज लिया है, दूसरा माल्टोज लिया है और तीसरा लैक्टोज लिया है, ठीक है। अब फिर से सेम क्वेश्चन, इसके सोर्सेज बताइए। तो सुक्रोज के लिए सोर्स सबसे अच्छा शुगर केन माना गया है ना। टेबल शुगर लिखा है यहाँ पे, शुगर जिससे बनती है, शुगर किससे बनती है? शुगर केन गन्ने से बनती है, तो गन्ना इसका सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। माल्टोज का जो है वो हमारा कोई भी मोटा अनाज ले लो, अनाज, सारे अनाजों में मिलती है ये माल्टोज शुगर, ठीक है। और सारे अनाजों में, जैसे हम लोग कुछ भी ऐसा अनाज है जो हम लोग पानी में एक दिन पहले डाल देते हैं और फिर दूसरे दिन उसको अंकुरित करके खाते हैं, ऐसे अंकुरित अनाजों में माल्टोज शुगर मिलती है, जो कि, है ना, अंकुरित होते हैं। लैक्टोज से क्वेश्चन बनता है, तो लैक्टोज भाई सबको पता होगा कि जो लैक्टोज है वो मिल्क शुगर मानी गई है। कैसी शुगर है लैक्टोज? मिल्क शुगर है, यानी दूध में मिलती है, ठीक है, दूध में मिलने वाली शुगर। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, तो पॉलीसैकेराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट माना गया है जिसकी लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स सबसे मिक्स होकर ये बना होता है, बहुत सारे मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारे पास? स्टार्च है, उसके बाद सेल्यूलोज है, उसके बाद ग्लाइकोजन है
और उसके बाद काइटिन है। देखो एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे। कैसे? स्टार्च से क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्च कहाँ मिलता है, सोर्स क्या है स्टार्च का। तो आप देखो एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, अगर हम ये कहें कि किसी भी प्लांट में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है तो आपका आंसर होगा स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अगर कहा जाए कि बैक्टीरिया में या फिर किसी भी इंसेक्ट में, है ना, उसकी बॉडी में कौन सी पॉलीसेकेराइड मिलती है तो आपका आंसर हो जाएगा काइटिन, इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है। एंड अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन के लिए माना गया है कि एनिमल में, अभी देखो हमने बैक्टीरिया इंसेक्ट की बात करी, हमने किसकी बात करी? इंसेक्ट की बात करी। कब? जब हमने काइटिन पढ़ा, है ना। जब हमने स्टार्च पढ़ा तो हमने किसकी बात करी? प्लांट की। लेकिन जब ग्लाइकोजन पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की। ठीक है। यानी जो व्यक्ति मांस, मछली ऐसी चीजें खाता है उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट जाता है। ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन बनता है सेल्यूलोज से। सेम क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से प्लांट सेल में ही मिलती है लेकिन प्लांट सेल की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में मिलती है। ठीक है। स्टोरेज नहीं होता उसके अंदर फूड इस तरीके से। स्टोरेज के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग स्टार्च बताएंगे, लेकिन सेल वॉल से क्वेश्चन आएगा कि प्लांट की सेल वॉल में कौन सी कार्बोहाइड्रेट, कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है तो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो आंसर इज पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में भी सेल्यूलोज। समझ गए? यहां से एक एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें भाई क्या क्या सेम चीजें हैं, अभी हमने बताया था वही डिस्कस की है। ग्लूकोज से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। फ्रक्टोज से भी क्वेश्चन बनता है, सुक्रोज से भी क्वेश्चन बनता है, लैक्टोज से भी क्वेश्चन बनता है और स्टार्च से भी क्वेश्चन बनता है। सारे की सारी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। मिल्क से, है ना, शुगर केन, शुगर केन फ्रूट में। ठीक है। और ये वाली जो है वो ज्यादातर हमारे एनिमल में, प्लांट्स में एंड इंसेक्ट में। ठीक है। स्टार्च, है ना, अभी हमने बात करी थी कि स्टार्च जो है वो प्लांट में, सॉरी ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो। देखो जस्ट इसकी पहले वाली स्लाइड में हमने स्टार्च देखा था, ये देखिए यहाँ पे स्टार्च। ठीक है। तो ये कहां मिल रही थी? प्लांट में। ऐसे बता सकते हैं आप, है ना। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? ग्लूकोज सिंपल शुगर है जो कि हमारी बॉडी में प्राइमरली सोर्स एनर्जी है ना। अगर हम जैसे कभी कभार देखा होगा आपने, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमने कुछ खाना खाया तो खाना इतनी जल्दी तो एनर्जी देगा नहीं कि हमें चक्कर आ रहे थे और हमने खाना खा लिया और हम उठ के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इंस्टेंट अगर एनर्जी के लिए कुछ चाहिए तो फिर हम ग्लूकोज की मदद ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लूकोज के अगर 2 चम्मच ग्लूकोज डाल के जो मार्केट में मिलता है उसको अगर हम पी लें तो कुछ 5-10 मिनट में हमें रिलैक्स मिल जाता है कि चक्कर आ रहे हो या फिर कुछ सफोकेशन हो रहा हो तो वो दूर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे प्राइमरी शुगर का इस्तेमाल करते हैं और प्राइमरी शुगर जो है वो ग्लूकोज मानी गई है हमारी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलिए प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन से सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं भाई कि जो प्रोटीन है वो किस चीज की बनी होती है? हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी मिलने से बनी, उनकी चेन होती है, लॉन्ग चेन, उससे हमारी प्रोटीन जो है वो बनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने टाइप की प्रोटीन हो सकती है? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फाइब्रस प्रोटीन से और ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसके क्या क्या नाम है? केराटिन, है ना, एंड कोलेजन। ये 2 प्रोटीन है हमारी। पहले का नाम है कोलेजन और दूसरे का नाम है केराटिन। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है भाई, है ना। कुछ नॉर्मल से आपको केराटिन ऑप्शन में दिया, फिर पूछ लिया किस टाइप की प्रोटीन है, तो आप क्या करेंगे? आप फाइब्रस टाइप की प्रोटीन इसको लगाएंगे। एंड कॉम्पैक्टिबली फोल्डेड स्फेरिकल प्रोटीन, इसमें से भी सिर्फ इतना निकाल लीजिए कि अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं और हार्मोन्स की बात करते हैं तो उनमें देखने को मिलती है। जैसे कि इंसुलिन की बात करें, ऑक्सीजन कैरीज लाइक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें, फिब्रिन की बात करें, फाइब्रिनोजन की बात करें, तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो है वो हमारी क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे कहाँ मिलता है? रेड ब्लड सेल्स में। हमने उस दिन भी बात करी थी, याद करिए, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो आरबीसी जो है वो हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन
हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन माना गया है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन की बात करें तो भाई कोलेजन हो सकता है, ठीक है, अभी हमने बात की, मायोग्लोबिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, इंसुलिन भी हमारा एक तरह से ब्लड शुगर के अंदर प्रोटीन का ही काम करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अब क्वेश्चन सबसे मेन पार्ट है प्रोटीन के टॉपिक का कि इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, क्या क्या डिजीजेस हो जाती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो डिजीजेस एंड कंडीशन कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, तो फर्स्ट डिजीज है हमारी क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक है। दूसरी डिजीज है हमारी मरासमस, 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 ठीक है। यहां पे देखिए मरासमस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखो दोनों में ही माल न्यूट्रिशन है भाई, दोनों में ही कुपोषण है, याद रखिए इन दोनों ही डिजीजेस में कुपोषण ही है। बच्चा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती, दोनों ही बच्चे में पाए जाते हैं और दोनों में ही बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बस मेन फर्क इतना है कि यहाँ पर आप देखोगे लार्ज लिवर, फैटी लिवर हो जाता है चिल्ड्रंस में, एंड क्या होता है कि जो हमारी पेट होता है उसका वो सूज जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है उसके, है ना। और इस वाली डिजीज में क्या मानोगे आप लोग, थोड़ा सा क्या हो जाती है चीजें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वही है, इन्वॉल्व अ मोर जनरल लैक ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इमेशिएशन ऑफ द मसल्स वेस्टिंग, और जो मसल्स है वो सही से काम नहीं कर पाती। सिंपली देखा गया है कि हाथ पैर जो है वो पतले हो जाते हैं क्वाशियोरकर में, और पेट जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है। अब हाथ पैर पतले हो रहे हैं इसका मतलब कि जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटीन अच्छे से जो है वो नहीं मिल पा रही है। माल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे यही कह सकते हैं कि कुपोषण है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से बॉडी को अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर क्वाशियोरकर एंड मरासमस दोनों डिजीजेस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे भी सेम चीज ही है, बॉडी जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाती, दोनों ही बच्चे में होते हैं, इतना याद रखिए। आगे देखिए वायरल डिजीजेस, ठीक है। अब देखो यहां तक तो था हमारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम इसी चैप्टर में कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं कुछ डिजीजेस को जो कि वायरस के कारण हो रही हैं, कुछ जैसे कि हमने कुछ डिजीजेस ली हैं यहाँ पे, है ना, कोविड-19 को भी हमने इसमें शामिल किया है, एंड HIV भी हम यहीं पर देखेंगे क्योंकि HIV भी कैसी डिजीज है हमारी, जो है वो वायरल डिजीज मानी गई है HIV भी, ठीक है। उसके बाद हम कैंसर को भी थोड़ा सा यहीं पर देखेंगे। तो ये डिजीजेस की आधी क्लास जो है वो डिजीजेस के ऊपर बेस्ड है। तो यहां से शुरू करते हैं वायरल डिजीजेस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई कॉमन कोल्ड हो जाता है तो वायरल डिजीज ही बताएंगे। इन्फ्लुएंजा, फ्लू अगर पूछा जाए आपको तो भी आप वायरल डिजीज ही बताएंगे। मीजल्स, मीजल्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मीजल्स को हिंदी में कहते हैं खसरा, मीजल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, खसरा। तो खसरा अगर पूछा जाता है तो भी आप वायरल डिजीज में ही काउंट करेंगे। HIV वायरल है, कोविड-19 वायरल है, हेपेटाइटिस ये भी वायरल डिजीज है, हर्पीज, हर्पीज, हर्पीज को हिंदी में भी हर्पीज ही बोलेंगे भाई, इसकी कोई हिंदी नहीं है अलग से, ठीक है, हर्पीज। तो यहाँ पे हर्पीज डिजीज कैसी है, वो भी वायरल है। पोलियो जो है वो भी वायरल है। लास्ट एग्जाम्स में हर्पीज से भी क्वेश्चन आ चुका है, इन्फ्लुएंजा से भी क्वेश्चन आ चुका है, एंड कोविड-19 तो भाई सबको पता ही है कि वायरल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चिकन पॉक्स हम लोग भूल गए, सॉरी भाई, चिकन पॉक्स भी हमारी कैसी है, वायरल डिजीज ही है ना। चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स दोनों ही वायरल डिजीजेस हैं। स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं, चिकन पॉक्स को बोलते हैं आई थिंक छोटी माता, है ना, स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं माता, या फिर क्या बोलते हैं, माता ही बोलते हैं ना, जनरल जो नाम मिलता है वो यही माता देखने को मिलता है, छोटी माता और माता, छोटी माता। ऐसे ही चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स का नाम मिलता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे पोलियो से, ठीक है, कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो पोलियो से अफेक्ट हो जाता है। अच्छा सारे ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, चलो ऊपर जाओ। देखो कॉमन कोल्ड में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, रनी नोज हो रही है आपकी, ठीक है। थ्रॉट में भी, एंड थ्रॉट मतलब गला, और कफ मतलब है ना बलगम जम जाना, वो कफ कहलाते हैं, खांसी, खांसी हो जाना एक तरह से। इन्फ्लुएंजा में देखेंगे तो मसल्स एक हो रही है इन्फ्लुएंजा में। मसल्स एक का मतलब जो मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न हो रही है, मसल्स एक का मतलब है मांसपेशियों में अकड़न हो रही है ना। फीवर आ रहा है आपको, एंड थोड़ा सा क्या हो रही है, चीजें जो है बॉडी में पेन कह सकते हैं।
मीजल्स की बात करेंगे तो मीजल्स में भी बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं खसरे में, एंड कफ हो जाता है, एंड बहुत तेज फीवर हो सकता है। ठीक है, चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है उस पर छोटे 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 ब्लिस्टर्स यानी दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं। HIV एड्स की बात करेंगे तो इतना ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कुछ भी, कोई भी पैथोजेंस आपकी बॉडी पर अगर अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाना ही इसका सबसे बड़ा लक्षण माना गया है। एड्स में कोई बीमारी नहीं होती, आपको ना फीवर आएगा, ना दर्द होगा, ना कुछ भी होगा, बस इम्यून सिस्टम आपका इतना वीक हो जाएगा कि हल्की सी खांसी भी अगर हुई ना आपको तो शायद 3 महीने तक ही जाएगी, हल्का सा जुकाम भी हुआ तो आपको 6 महीने चलेगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम आपका इतना ज्यादा वीक पड़ जाता है। कोविड-19 अभी जस्ट हम लोगों ने भाई इससे ही उबर कर आए हैं, तो सबको पता होगा कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या थे। ठीक है, वही कफ एंड कोल्ड है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, ये सब कोविड-19 के। ठीक है, हेपेटाइटिस में लिवर इन्फेक्ट करता है, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। एंड कितने टाइप्स का हो सकता है, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। हर्पीज की बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको, हर्पीज में भी जो होता है वो क्या हो जाता है, सोर जेंटल सोर्स, यानी कि जो एक तरह से देखो जेनिशियल का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर बॉडी में कहीं पर भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो मतलब एक तरह से नहीं होनी चाहिए थी, कि अटपटी सी लग रही है कि भाई तलवे सूज जा रहे हैं, है ना, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी ऐसी घटना हो रही है जो आपको लग रहा है कि सामान्य नहीं है, तो वो यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अ डिजीज दैट कैन, क्या है, पोलियो कॉज्ड पैरालिसिस। अब देखो पोलियो को एक्सप्लेन करेंगे तो पैरालिसिस से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन पैरालिसिस होता नहीं है ना, कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिफेक्ट हो जाए, हाथ, ठीक है, पैर या फिर कान या फिर नोज या फिर सिर, कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो वो पोलियो का वायरस ही असर कर रहा है। सिर्फ पैर में, जनरली पोलियो पैर में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैर पर ही अटैक करेगा पोलियो का वायरस, मतलब सिर्फ लेग पर अटैक नहीं करता। पोलियो का वायरस पूरे नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड को भी अटैक कर सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ी हुई सारी चीजें होती है, हमारे हाथ भी, हमारा सिर भी, है ना, तो वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो अटैक करता है वो हम यही कह सकते हैं लेग को अटैक करता है, पैर को। ठीक है, आगे देखिए, HIV को लेते हैं, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब देखो इम्यून वायरस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, जितने भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं एंड कैंसर को क्या करता है, बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे इनके अटैक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। HIV जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है भाई, है ना, कैसे हो रहा है, सबसे ज्यादा ब्लड से, सीमन से, वेजाइनल फ्लूइड से, है ना, रेक्टल फ्लूइड से एंड ब्रेस्ट मिल्क से। यानी कि जो ट्रांसमिशन का जरिया है वो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जब आप किसी के कांटेक्ट में आएंगी, है ना, शेयरिंग नीडल्स, ये भी कह सकते हैं, एंड अ मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट औरत को भी अगर HIV है तो उसका जो चाइल्ड बर्थ होगा, उसके बच्चे का जब, तो उसमें भी ये जाने के खतरा रहेगा, है ना। और ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें भी इसके चांसेस हैं कि ये पास हो सकता है। HIV नॉट ट्रांसमिटेड किससे, किसिंग से, हगिंग से एंड शेयरिंग फूड, साथ में खाना खाने से भी जो HIV है उसका वायरस ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए व्हाट इज एड्स, एड्स क्या है, अभी हमने देखा कि HIV वायरस से इन्फेक्शन ही एड्स कहलाता है, एड्स। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, इट डेवलप्स व्हेन द इम्यून सिस्टम इज डैमेज्ड ड्यू टू HIV, मेकिंग द पर्सन सस्पेक्टेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन सर्टेन कैंसर्स। अभी देखो हमने बात की कि कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें इम्यून सिस्टम से ही तो बैलेंस हो रही हैं, और जब इम्यून सिस्टम वीक है इसका मतलब कि हमारा सारा ही सिस्टम खराब है। अगर हम देखें इसके लिए प्रिवेंटेड बात की गई है, किसकी, इलाज की, उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ART की, ART। ठीक है, ART इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी
रेट्रोवायरल थेरेपी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा भाई, ART जो है वो उपचार करने का तरीका है, उपचार है किसका, HIV एड्स का, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं भाई, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हो सकती है, नेवर शेयर नीडल्स, शेयरिंग नीडल्स नहीं करना चाहिए, है ना, एंड पूरा सा का पूरा इलाज जो है वो अपना टेस्टिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अपना बहुत जल्दी पता लगने पर ही जल्दी इसका इलाज ले लेना चाहिए। ठीक है, ART अभी हमने बात की कि जो ART है वो हमारे पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को रिकवर कर देती है एंड प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेशन टू द एड्स। ठीक है, मेडिसिन की तरह पूरा का पूरा इलाज हो जाता है। अब देखो कैंसर से रिलेट करते हैं हम लोग कुछ चीजें, क्या देखो कैंसर क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अगर हम कैंसर को देखें कि कैंसर क्या है ना, तो हम कह सकते हैं कोई भी ट्यूमर हो सकता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ट्यूमर भी हो सकता है, दोनों ही तरीके से कैंसर के होने के चांसेस हैं। कहते हैं कैंसर इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल टू ग्रो द डिवाइन अनकंट्रोलेबली, मतलब कि अनकंट्रोल तरीके से कोई भी सेल बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, अनलाइक द रेगुलेटेड साइकिल ऑफ द हेल्दी सेल्स। ठीक है, यानी कि वो हेल्दी सेल्स में भी काउंट नहीं हो रही है और अनवांटेड उसकी ग्रोथ हो रही है। अनवांटेड ग्रोथ का मतलब अनचाही ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वृद्धि। अब यहाँ पे ट्यूमर्स सेम चीज है, किसी भी अबनॉर्मल सेल का अनवांटेड ग्रोथ एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड अ ट्यूमर। बहुत अच्छे लेवल पर किसी भी गांठ का बढ़ जाना, किसी भी सेल का बढ़ जाना ट्यूमर भी कहला सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हमारा जो है वो कैंसर हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी क्लास में। क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया का सबसे आम कैंसर बताइए जो जिससे सबसे ज्यादा पुरुषों की मृत्यु होती है। सबसे आम कैंसर कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है वो लंग कैंसर मिला है बच्चा। क्या मिला है, लंग कैंसर। सबसे ज्यादा जो मरते हैं पुरुष जो मरते हैं, औरतें तो इतना ज्यादा रेशियो नहीं मिला, पुरुषों का ज्यादा मिला क्योंकि स्मोकिंग वगैरह जो है वो मर्दों की संख्या ज्यादा है करने की, तो वो सबसे बड़ा एक सही तरीका माना गया है, मतलब सही तरीका इन द सेंस कि सबसे ज्यादा जो रेशियो कवर हुआ है वो स्मोकर्स का ही हुआ है। तो इस तरीके से पुरुषों में इसकी लंग कैंसर की समस्या ज्यादा देखने को मिली है। उस कैंसर का नाम बताइए जो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब देखो सिंपल सी डिजीज है, हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी कि जब WBC है ना, जब WBC अफेक्ट होती है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, तो हमें डिजीज हो जाती है ल्यूकेमिया। यानी कि जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है कोई भी, है ना, तो उस चीज को, उस डिजीज को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, इसको क्या बोला गया है, ब्लड कैंसर। अगर पूछा जाए कि ब्लड कैंसर क्या होता है तो आप बता सकते हो कि हमारी बोन मैरो में होता है ना, और रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वो नहीं होने देता अच्छे से, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, तो ये बताते हैं। आगे देखिए, कैंसर के उपचार में सबसे आम प्रकार है कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी। क्या है, उपरोक्त सभी। यानी हम कीमोथेरेपी से भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं, सर्जरी से भी कर सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी से भी हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। दुनिया का सबसे आम कैंसर का नाम बताइए जिसके कारण सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है। अभी हमने पुरुषों की बात की थी कि जो पुरुष हैं वो सबसे ज्यादा किस कैंसर से मारे जाते हैं, तो हमने कहा था लंग कैंसर। अब वही सेम क्वेश्चन है कि भाई महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन सी पाया जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्तन कैंसर। सही आंसर क्या है हमारा, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। ठीक है, सही आंसर है हमारा स्तन कैंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पेट के कैंसर को क्या कहा जाता है, पेट के कैंसर को, तो यहाँ पे देखिए इसको सही आंसर तो यही है, लेकिन इसको रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता होगी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे मिलती हैं, स्टमक में, और स्टमक को ही हिंदी में क्या कहते हैं, आमाशय या फिर पेट। ठीक है, तो आप पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उस कैंसर का नाम बताएं जिसे द साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर, हमारा जो लिवर का कैंसर है, लिवर का जो कैंसर है वो साइलेंट किलर के नाम से
जाना जाता है। लिवर के कैंसर को ही साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। पता भी नहीं चलेगा कि लिवर कैंसर कैसे फॉर्म हो गया, बहुत लास्ट में पता चलता है और फिर उसका कोई इलाज बचता नहीं है, सीधी डेथ ही उसका लास्ट ऑप्शन है। कैंसर वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे तो भाई कैंसर वैक्सीन जो है ये वाली देख लो सबसे पहले, सर्वावैक, ठीक है। सर्वावैक देखो सर्वाइकल के लिए है इसलिए सर्वा निकाल लिया यहां से, और वैक्सीन है इसलिए वैक निकाल लिया यहां से, तो दोनों शब्द को मिलाकर क्या बना दिया गया, सर्वावैक वॉज डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन थी ये, फर्स्ट इंडियन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर मैंने अभी बताया कि सर्वाइकल कैंसर है इसीलिए सर्वा निकाल लिया यहां से, और वैक्सीन बनाई गई है इसलिए VAC निकाल लिया, इन दोनों को मिला के सर्वावैक बना दिया। नाम याद रखने का सिर्फ तरीका बता रही हूं क्योंकि दोनों शब्द यहां से लिए गए हैं, सर्वाइकल से सर्वा एंड वैक्सीन से वैक, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये भी सेम चीज कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन, हमारी जो कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है ऐसी वैक्सीन है ये, ठीक है। HPV इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा कभी कभी फुल फॉर्म से भी बच्चा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है, तो HPV का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो एक कह सकते हैं इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ प्लान किया है, फर्स्ट डोज टू गर्ल एज 9 to 14, 9 to 14 ईयर्स इसका जो पार्ट रहेंगी वैक्सीनेशन का, कैंपेन का, वो रहेंगी। दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो सबसे पहले इसको जो बनाया गया है वो इसी बेस पे बनाया गया है कि सबसे पहले किसको फर्स्ट डोज दी जाएगी, 9 to 14 के बीच के गर्ल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कैंसर की जानकारी जो थी वो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो और अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।